1950 में मेरे दादी बोलती है कि 10 क्विंटल कपास बेच के 30 तोला सोना खरीदा, और अभी ये साल में 1 क्विंटल कपास बेच के मेरा बेटा सिर्फ 1.5 ग्राम सोना खरीद रहा है। यही किसानों के पास में ये बैंक वाले 1965 तक 65 तक के मेरे घर में आते थे, भीख मांगते थे, कोरे साहब डिपॉजिट दो, कोरे साहब डिपॉजिट दो, और मेरे पैसे फादर उनको डिपॉजिट देते थे। 75 के बाद में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, 75-80 के दरमियान जो डिपॉजिट रखने वाला किसान था वो बैंकों से कर्जा लेने लगा, तो काफी अच्छा मजबूत और मोटा हो गया। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, उसके अंदर गुर्दा कम था, यानी मगज कम था, तो बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बांगड़ा नाम का एक मच्छी आता है, उसका जीन उसमें डाल दिया, तो उसके अंदर मगज आ गया। तो जो टोमेटो लोग खा रहे हैं, जैन लोग अगर कौन हो गए, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वो मच्छी भी खा रहे हैं और काप का यानी गाय का जीन भी खा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा टोमेटो बन गया, फिर उसका साइज के हिसाब से उसके अंदर का बीज निकाल दिया, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड करना था। पहले टोमेटो कोई भी लो अगर तो उसको उसमें फेंक दो खेत में, तो सारे अगले साल सारे टोमेटो निकल जाते थे और उसी को सीड लग जाती, ये टोमेटो भी लग जाती थी। अभी आप कोई भी सीड लो, तरबूज लो, खरबूज लो, जो बाजार से आप ला रहे हो, वो सीड अगर डालेंगे तो वो एक आधी बार उसमें से पौधा तो निकल आएगा, लेकिन उसको फल नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। क्यों कि अगर आपको वैसे ही फुकट में सीड दे दिया तो अगले साल कंपनी का खरीदेगा कौन? इनका भी धंधा चलना चाहिए। आपकी माहिती के लिए बोलता, अभी बाजार में आप चले जाओ, रास्ते में चले जाओ, तो रास्ते में आपको एक एक ट्रक तरबूज के पड़े हुए दिखेंगे, ट्रकों से। और तरबूज क्या भाव में बिक रहे हैं, आप क्या भाव में खरीद रहे हो? आप खरीद रहे हो 25 से 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। मैं तरबूज सिर्फ 5 रुपए किलो में बेच रहा हूं, 5 रुपए किलो, जिसमें मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट में टोमेटो मेरा 2 रुपए किलो में लास्ट ईयर मांगा था, तो मैंने टोमेटो लगाना बंद कर दिया, तरबूज लगाना बंद कर दिया। पहले तरबूज जो रहते थे और खरबूज जो रहते थे तो बड़े स्वादिष्ट रहते थे, क्योंकि वो उत्पादन कौन करता था, उसका उत्पादन भी काफी कम होता था, क्योंकि ये जो मच्छी पकड़ने वाले लोग रहते थे, जो नदी में रहते थे, वो नदी में वो तरबूज खरबूज को लगाते थे और लिमिटेड मात्रा में लगाते थे, तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन कम होता था। अभी क्या हो गया है कि ये जेनेटिकल मॉडिफाइड कंपनियां जितनी भी है, ये मोनसेंटो है या जो भी है, इन लोगों ने इसके बीज जो है ये लेबोरेटरी में बनाना चालू कर दिए। क्या आपको मालूम है कि ये जो सीड आप खरीदते हो, ये देखते हो या किसान खरीदता है, पता है आपको कितने रुपए का एक सीड आता है? मिर्ची का एक सीड, 10 ग्राम सीड। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम पैकेट ऑफ सीड? 1000 रुपीज। 10 ग्राम सीड आई एम परचेसिंग, आई एम ए किसान। एक सीड 4 रुपए का है, 4 रुपीज अ सीड आई एम परचेसिंग। एक सीड का कॉस्ट है 4 रुपया। आपको उसमें से प्रोडक्शन होवे ना होवे, कंपनियां पैसा कमा के चली गई, और अगले साल के मेरे पास में कोई सीड नहीं, मुझे झट मार के दूसरे साल और सीड खरीदना है। जीएमओ सीड बोल रहे हैं? आई एम टॉकिंग ऑफ जीएमओ सीड। ना रेगुलर सीड तो बाजार में है ही नहीं, फॉरगेट इट, है ही नहीं, देयर इज नॉट अवेलेबल। मेरे जैसा कोई पागल किसान होगा उसी के पास में थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बाकी जनरलाइज सीड नहीं है। आपको मैं बीटी का एक एग्जाम, बीटी इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। बीटी आई कहां से, पहले एक समझिए कैसे आई है। पहले मैं आपको एक कुछ इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। 1950 में मेरे बड़े भाई साहब का जन्म हुआ। हम 3 भाई है मेरे, जब मैं 1954 की मेरी पैदाइश है, मेरे भाई 1950 में मेरे दादी बोलती है कि तेरा बड़ा बेटा अशोक का जब जन्म हुआ, उस समय पे मैंने 10 क्विंटल कपास बेच के 30 तोला सोना खरीदा, यानी 1 क्विंटल के पीछे 3 तोला सोना खरीदा था मेरे दादी ने। 3 तोला उस समय पे 12 ग्राम का तोला था, 36 ग्राम सोना 1 क्विंटल पे बेचा और खरीदा था दादी ने मेरे। उसके बाद में 1972 में हमारे महाराष्ट्र के अंदर कॉटन मोनोपोली स्कीम लग गई, तो कॉटन का भाव मिला था 275 रुपीज अ क्विंटल। सोने का भाव था 180 रुपीज अ तोला, 180 रुपए तोला। 1 क्विंटल एक कपास बेच के मेरे फादर ने 18 ग्राम सोना खरीदा
और अभी ये साल में कॉटन का भाव है 7,500 रुपया, सोने का भाव है 6,000 रुपया, यानी 1 क्विंटल कपास बेच के मेरा बेटा सिर्फ 1.5 ग्राम सोना खरीद रहा है। थिंक ऑफ दी रिड्यूस, यानी कितना डिटोरिएशन हुआ है प्राइस में। दादी खरीदती थी 36 ग्राम, मेरे फादर ने खरीदा 18 ग्राम, और मेरा बेटा खरीद रहा है या मैं खरीद रहा हूं 1.5 ग्राम। 36 18 1.5, ये समझिए आप क्यों हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पे कॉटन का लिमिटेड प्रोडक्शन होता था तो प्राइसेस अच्छी मिलती थी। बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने हाइब्रिड लाया, H4 आया, और कॉटन ओरिजिनल जो सीड था उससे जो कॉटन होता था 1 एकड़ में 3 से 4 क्विंटल होता था। इन लोगों ने लालच लगाया कि आप हमारा सीड लगाइए, आपको 10 12 15 क्विंटल हो जाएगा। हुआ किसान तो था बल्ले बल्ले, हुआ क्या बात। बाद में क्या हुआ, 2 साल के बाद में इतना पेस्ट और इतना इंसेक्ट आने लगा और प्रोडक्शन गिर गया। क्योंकि वो तो जमीन में से बहुत खाता था हाइब्रिड का सीड, सारा उसने खींच लिया। और फिर क्या हुआ, जमीन बंजर होना चालू हुई। फिर केमिकल फर्टिलाइजर डालो, केमिकल फर्टिलाइजर डाले बरोबर पेस्ट आया, और पेस्ट आने के पहले मेरी दादी कोई सीड खरीदती नहीं थी, उसको 36 ग्राम सोना मिलता था, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट करीब करीब 0 थी। मेरे फादर ने भी 0 कॉस्ट में ही 18 ग्राम सोना खरीदा। मैं अभी बीटी लगा रहा हूं, लेकिन बीटी के पहले की कहानी यह है कि हाइब्रिड आया। हाइब्रिड के बाद में फिर हमको खेती में फर्टिलाइजर डालना पड़ा। उसके पहले ये डालना पड़ता है, क्या बोलते उसको, वीडीसाइड्स। पहले वीडीसाइड से जमीन को बंजर करो, बाद में पेस्ट क्या बोलते उसको फर्टिलाइजर डालो, उससे दूसरा बंजर करो, और तीसरा फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो जो आपके शरीर में जा रहा है और आपको बीमार गिरा रहा है। तो खर्चा बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी 25 क्विंटल, यानी आज के घड़ी में 1 एकड़ में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती है, करीब करीब 25 से 30 हजार रुपया 1 एकड़ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कॉटन। क्योंकि हर चीज महंगी, यानी खरीदना ही पड़ता बाहर से। जिस दिन किसान गरीब क्यों हुआ है, पहली बात समझिए कि पहले क्या बोलते उसको, खेड़े का माल खेड़े में ही रहता था, वही गांव में रहता था। अभी गांव में उगता है और गांव का पूरा पैसा बाहर जाता है, तो इसलिए किसान जो है वो गरीब होते रहे। विषय अपना जीएमओ का है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा। ये एकदम किसान आत्महत्या तक के लेके जाने वाला विषय है, उसके लिए मुझे काफी समय लगेगा और वो सेपरेट सब्जेक्ट हो। लेकिन मैं जीएमओ के ऊपर ही मुख्य रूप से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो मैंने टोमेटो का जैसा एग्जांपल दिया, वैसे करेले का भी एग्जांपल मैंने परसों दिया था। जो करेला आप खा रहे हैं, करेला नहीं है, वो दिखने में करेला है। और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो एक एक चीज जो खाते हैं, जैसे पालक खाते हैं, क्यों कि हमको ऐसा लगता है कि आयरन मिलेगा। जो पालक बाजार में है, उस पालक को 1 किलो नहीं खाएंगे तो 1 ग्राम भी उसके अंदर आयरन नहीं है। आप तो खा रहे हो क्योंकि मुझे आयरन मिल रहा है, आप तो खा रहे हो कि मैं डायबिटीज से दूर रहूंगा करेला खा के। नथिंग इज देयर, क्योंकि उन्होंने वो सारा चेंज कर दिया, उसकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। लोग बीमार क्यों गिर रहे हैं और लोग मोटे क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि माइंड है वो बोलता है कि यार मुझे तो जो चाहिए वो मिला ही और खाओ। आदमी खाते जा रहे हैं, मोटा होते जा रहे हैं। ये भी पहले एक समझो क्यों ओबेसिटी बढ़ रही है, उसके पीछे के रीजन सारी ये है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया कि आप क्या खा रहे हो, ऑयल नहीं खा रहे हो, और ये सारा का सारा आपको बीमार गिराने के लिए सारी चीजें की जा रही है। और दूध के बारे में भी मैंने बताया कि देश में दूध लगता है 65 करोड़ लीटर, टोटल जानवर दूध वाले जितने हैं उनका मिला के गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 15 करोड़ लीटर ही दूध बनता है देश में। अब दूध बनता 15 करोड़ लीटर, 65 करोड़ लीटर बिकता है। दैट मीन्स डेफिशिएंट जो बीच का है 50 करोड़ लीटर, दैट इज नथिंग बट अ केमिकल। गुड़ के बारे में भी मैंने बताया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हम लोगों को लेके जा रही है बीमार गिराने के लिए, और उसके पीछे सारा का सारा ये फार्मा लॉबी ही काम करती है। और मैंने भी ये बताया कि आपको पहले डॉक्टर क्यों
सोशल एंगल वाले रहते थे, भगवान उनको मानते थे। लेकिन अभी जो डॉक्टर भगवान से बूचर्स जो हो गए, उसके पीछे का भी मैंने परसों आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया करके मैं और आपका समय नहीं लूंगा। अभी एक बात समझिए कि हमको अवेकन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम लोग खड़े हैं। तो अवेकन जो करना है हम लोगों को, तो कितने विषय पे करना है? अवेकन यानी अवेयर यानी जागृति, जो बहुत से सेक्टर, फील्ड और एरिया में हमको करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सबसे पहली बात तो समझिए, और उसके बाद में नोबल सेक्टर्स, ये जो है हेल्थ एंड एजुकेशन, बोथ आर नोबल सेक्शंस। नोबल सेक्शंस है, ये सेक्टर्स है, इसमें धंधा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे देश में ये दोनों भी सेक्टर जो हेल्थ और एजुकेशन, दोनों भी कमर्शियल लोगों के हाथ में दे दी, और आप उसके दुष्परिणाम देख रहे हो। मैं नगर पालिका स्कूल नंबर 3 का स्टूडेंट आपके सामने खड़ा हूं। मेरा टीचर, अगर मैं उस दिन स्कूल में नहीं गया तो घर को आता था, मेरे कान पकड़ता था और मुझे छड़ी मार मार के लेके जाता था। और मेरी दादी बोलती थी, हाँ लेके जाओ, वो उधर छुपा, उसको पकड़ो, वहां से लेके जाओ। और मेरा टीचर मेरे दादी के सामने मुझे मार मार के स्कूल में लेके जाता था। ये वो एजुकेशन था, वो जमाना था। आज का एजुकेशन आपको मालूम है किस तरीके से हो रहा है। आज के घड़ी में मेरी पोती कोल्हापुर में पढ़ती है, उसका मंथली फी उसका 1 लाख रुपए का है, मंथली फी। अब ये अगर एजुकेशन के लिए है, तो गरीब के बच्चे जो हमारे घर में काम करते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और ये सारा का सारा कमर्शियली जानबूझ के किया गया है, जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में किया है। तो हमको फूड है, अभी अवेयरनेस जो करवानी है वो फूड पे करनी है, हेल्थ पे करवानी है, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स पे करनी है, पॉलिटिकल पावर किस तरीके से करप्ट हो रही है उसके ऊपर करनी है, और उसके बाद में व्यवस्था परिवर्तन, ये सारे विषय हमको लेना है। ये सारे के लिए बहुत समय लगने वाला है, एक एक विषय करीब करीब 1-2 घंटे का है। आई एम जस्ट टचिंग देम। तो उसके बाद में सिंपल थ्योरी ऐसी है कि ये जो फूड का जो है उत्पादन करते किसान, तो ये पहली बात ये समझने की जरूरत है कि ये किसान कौन था। बैंक्स किसने खोले थे? बैंक्स किसानों ने खोले थे। एक दाना डालो 1000 दाने, 10,000 दाने निकलते थे। ही वॉज द रियल प्रोड्यूसर। जो फैक्ट्रीज है, दोज आर द प्रोसेसर, दे आर द कन्वर्टर्स, दे आर नॉट द प्रोड्यूसर्स। नोबडी इज प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट कन्वर्टिंग। रूप बदल रहे हैं उसका। लोहा डालो, उसमें से किल निकलेगा, पतरा निकलेगा। लेकिन किसान एक दाना डालो 1000 दाना निकलता था, प्रोडक्शन वहां होता था। तो इसीलिए किसान के पास में सरप्लस पैदा होता था, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया। और यही किसानों के पास में ये बैंक वाले 1965 तक 60-65 तक के मेरे घर में आते थे, भीख मांगते थे मेरे फादर को, कोरे साहब डिपॉजिट दो, कोरे साहब डिपॉजिट दो, और मेरे पैसे फादर उनको डिपॉजिट देते थे। 65 तक बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला किसान 75 के बाद में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, 75-80 के दरमियान जो डिपॉजिट रखने वाला किसान था वो बैंकों से कर्जा लेने लगा, और बाद में बोल रहा कि कर्जा माफ करो, और माफ नहीं होता है तो सुसाइड करता है। 9 किसान अकेले विदर्भ में रोज सुसाइड कर रहे हैं, 9 किसान। समझिए आप, कुत्ता मरता है ना तो उसकी न्यूज आती है, लेकिन किसान मरता है तो उसकी न्यूज सिर्फ देशोन्नति में आती है, बाकी जगह पे कोई उनको लगता भी नहीं कि न्यूज डालने लायक है। तो ये सारी बातें जो है 1950 तक क्या बोलते हैं उसको, ये प्राइसेस ड्रॉप जिस तरीके से हुई है इसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। 70 में गेहूं की कीमत थी 90 रुपया, अभी गेहूं की कीमत है 1800 रुपया। 20 टाइम्स गेहूं की कीमत बढ़ी, 20 टाइम्स। उस जमाने में मेरा टीचर था, उसकी सैलरी थी 40 रुपया, 40 रुपया। वो 40 रुपए की सैलरी अभी 80,000 रुपये हो गई है, 80,000। यानी सैलरी लेवल में करीब करीब 250 रुपए से लेके तो 250 टाइम्स सिर्फ 350 टाइम्स का इफाजा हुआ है, और एग्रीकल्चर के अंदर 20 टाइम का इफाजा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा। ये समझिए। और उसके बाद में खेती में लगने वाले इनपुट कॉस्ट है, डीजल, और उसके बाद में ये बाकी सब, अभी हर चीज खरीद रहा है किसान, हर चीज। तो उसके सारे प्राइसेस बढ़ रही है, इसी के कारण ये सारा चीजें होती जा रही है। और ये जानबूझ के बिल्कुल किया गया है। फर्टिलाइजर के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपको कि समझने की बात है, दिमाग में डालो। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
1970-75 से करीब करीब सालाना 1,25,000 करोड़ रुपया केमिकल फर्टिलाइजर को खरीद के उसको सब्सिडाइज रेट में देने के लिए किसानों को उनके बजट में प्रोविजन है। वन वे ट्रैफिक चल रहा है पिछले 50 सालों से, वन वे ट्रैफिक की सिर्फ वो खरीदो विदेशों से और किसानों को सस्ते में दे दो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 1,25,000 करोड़ में 10% भी पैसे खाए तो कितने हो गए? 12,000 करोड़ रुपए। तो किसानों से तो पैसा मिलने वाला नहीं है, तो ये वन टाइम खरीदो। वही अगर पैसा गवर्नमेंट ने जाके किसानों को दिया और उनको बोला कि भाई आप इससे बायो फर्टिलाइजर बनाओ, केचुआ खाद बनाओ, तो ये सारा पैसा इंडिया में रहेगा, खेती अच्छी होगी, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। गवर्नमेंट इधर 1,25,000 रुपए खर्चा करती है, तो आपके खाने में जहर मिलाती है, वो खाना खा के आप बीमार गिरते हो, बीमार गिरने के बाद में गवर्नमेंट का हेल्थ का बजट देखिए कितना है। तो ये सारा उल्टा पुल्टा हमको आने वाले दिनों में चेंज करना है। तो इसके बारे में अवेकन इंडिया के मूवमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ये हो सकता है, करना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, समझे ना। तो ये उसके बाद में हेल्थ का भी जो है, हेल्थ का तो ये इसी के कारण हो रहा है क्योंकि बेस खराब हमारा हो गया है। तो ये हेल्थ का एक इश्यू है जिसके ऊपर हमको बोलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जिस तरीके से हो रहा है, वैक्सीन मास्किंग आरटीआई के थ्रू, और उसके बाद में पॉलिटिकल पावर, और किस तरीके से उसको हम चेंज कर सकते हैं। हर विषय ये एक एक घंटे का सेपरेट विषय, जो विषय को मैंने टच किया है, मैं फिरोज भाई को बोलूंगा कि इसके बारे में सेपरेट एक रखे, उसके सिवा ये होने वाला नहीं है। और मैं अगर अकेला ही इसका एक 2 घंटा लूंगा तो आपका ये कॉन्फ्रेंस होने वाला नहीं, बिकॉज एवरीबडी हैज टू पुट देयर थॉट्स, सो दैट इज व्हाई आई डोंट वांटेड टू दिस थिंग।